मैं डॉक्टर अमरपाल सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर श्री राम स्वरूप मेमोरियल यूनिवर्सिटी, आज आपके साथ खंड 3 समाजशास्त्र विषय के अंतर्गत इकाई 7, 8 और 9 के बारे में चर्चा करेंगे और अध्ययन करेंगे। तो खंड 3 जो है वो मैक्स वेबर, जो कि एक समाजशास्त्री हैं, उनके बारे में समर्पित है। मैक्स वेबर के बारे में सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि उनका जीवन कृतित्व क्या है, उनका जीवन परिचय क्या है। क्योंकि आप जानते हैं कि किसी भी व्यक्ति के जीवन में, मनुष्य के जीवन में जो घटनाएँ घटती हैं, जो उसका बैकग्राउंड होता है, उसके पारिवारिक दशा होती है, उसका प्रभाव उसके कार्यों पर ज़रूर पड़ता है। उसी प्रकार से मैक्स वेबर के जीवन परिचय को समझना ज़रूरी है। ना केवल जीवन परिचय को हम लोग समझेंगे, बल्कि ये भी देखेंगे कि मैक्स वेबर के ऊपर किन-किन दार्शनिक धाराओं का प्रभाव पड़ा। कौन-कौन से ऐसे लोग थे जिनका प्रभाव उनके जीवन पर, उनके कार्यों पर परिलक्षित होता है या दिखाई पड़ता है। तो सबसे पहले आइए शुरू करते हैं हम लोग कि मैक्स वेबर क्या थे, कैसे थे और उनका जीवन परिचय कैसा रहा है। तो मैक्स वेबर का जन्म जर्मनी के थुरिंगा शहर में 21 अप्रैल 1864 को हुआ था और मैक्स वेबर का परिवार जो था वो एक क्रिश्चियन, जिसको कहते हैं ईसाई प्रोटेस्टेंट धर्म के मतावलंबी के परिवार में हुआ था। वह अपने माता-पिता के 7 पुत्रों में से सबसे बड़े थे, यानी मैक्स वेबर सबसे बड़े पुत्र थे अपने। मैक्स वेबर के पिता पश्चिमी जर्मनी के व्यापारियों तथा वस्त्र निर्माताओं के परिवार में उत्पन्न हुए थे, यानी वो बहुत समृद्ध व्यापारिक परिवार में उत्पन्न उनका जन्म हुआ था उनके पिताजी का। दृढ़ प्रोटेस्टेंट विश्वासों के कारण यह परिवार कैथोलिक धर्म प्रधान क्षेत्र साल्ज़बर्ग से भगा दिया गया। यहाँ पर ये एक बात समझना ज़रूरी है कि मैक्स वेबर के पिताजी और उनका पूरा परिवार चूँकि प्रोटेस्टेंट के धर्मावलंबी थे और वो एक प्रकार के कठोर धर्मावलंबी थे, और वहाँ पर वो ज़्यादातर वहाँ पर रहने वाले लोग कैथोलिक धर्म को मानने वाले थे, यानी ईसाई के जो दो भाग हैं, उनमें कैथोलिक वाले भी हैं और प्रोटेस्टेंट वाले। तो चूँकि उनका विरोध वहाँ पर हुआ, इसलिए वहाँ पर उनको वहाँ से भागना पड़ा और दूसरी जगह पर जाकर विस्थापित होना पड़ा। मैक्स वेबर के पिता व्यवस्था पक्ष के एक बुर्जुआ राजनीतिक थे। मैक्स वेबर के पिता न केवल एक व्यापारी थे, एक उद्योगपति थे, बल्कि वो एक राजनीतिज्ञ भी थे और राजनीतिक एलीट क्लास के राजनीतिक थे। उनका जीवन बहुत लैविश था, बहुत आमोद-प्रमोद वाला जीवन था। मैक्स वेबर की माता बड़े धार्मिक विचारों के थे, यानी मैक्स वेबर की माता जो थीं, वो उनके पिताजी से ज़्यादा धार्मिक विचारों की थी और प्रोटेस्टेंट को मानने वाली थीं। ख़ास करके कैल्विनिज़्म, प्रोटेस्टेंट यानी कैल्विन के सिद्धांतों पर, ईसाई में कैल्विन संत रहे हैं, उनके नियमों, उनके विचारों के आधार पर कैल्विनवाद के फॉलोअर, कैल्विनवाद को मानने वाले लोग बने। उनमें उनका विश्वास बहुत ज़्यादा था। 1882 में 18 वर्ष की आयु में मैक्स वेबर ने हाइडेलबर्ग विश्वविद्यालय में दाखिला लिया। विश्वविद्यालय में वह छात्रों के बीच लोकप्रिय हो गए। उनकी शैली ऐसी थी कि बहुत जल्दी ही वो वहाँ पर लोकप्रिय हो गए। परंतु उन्होंने 3 सत्रों के बाद अपनी शिक्षा पूरी किए बगैर स्ट्रासबर्ग में सेना की नौकरी शुरू कर दी। यानी वो अपनी शिक्षा 3 साल तक कंप्लीट भी नहीं हुआ था, उसके पहले ही उन्होंने सेना की नौकरी करने लगे। उन्होंने बर्लिन विश्वविद्यालय, गाटिंगटन विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की। इन दिनों जब वह घर में ही रह रहे थे, तो मैक्स वेबर को अपनी माँ के व्यक्तित्व, धार्मिक मूल्यों से और अधिक परिचित होने का मौका मिला। यानी जब तक बाहर थे तब तक तो नहीं, लेकिन जब जब घर में माँ के साथ रहने लगे ज़्यादा दिन तक, तो वहाँ पर उनके धार्मिक मूल्यों के बारे में काफ़ी परिचय उनका हुआ और प्रोटेस्टेंट धर्म के बारे में भी उन्होंने गहराई से समझा। उन्होंने 1889 में हिस्ट्री ऑफ कॉमर्शियल सोसाइटीज़ इन द मिडिल एजेस पर अपनी पीएचडी की। जो उनका शोध कार्य था वो हिस्ट्री ऑफ कॉमर्शियल सोसाइटीज़ इन द मिडिल एजेस पर था। इसके अलावा उन्होंने पोस्ट डॉक्टरेट भी किया था, जिसको कहते हैं उत्तर डॉक्टरीय शोध प्रबंध भी किया था, जो विश्वविद्यालय में अध्यापक बनने के लिए, जैसे आज भी पीएचडी का ज़रूरी है अध्यापक बनने के लिए विश्वविद्यालय में या कॉलेज में, तो उस समय पोस्ट डॉक्टोरल करना भी ज़रूरी था और मैक्स वेबर ने पोस्ट डॉक्टोरल भी किया था। पोस्ट डॉक्टोरल समाप्त करने के बाद में मैक्स वेबर ने बर्लिन विश्वविद्यालय में ही अध्यापन कार्य शुरू कर दिया, वहाँ पर प्राध्यापक वो बन गए। इसके अलावा सबसे पहले उन्होंने लॉ फैकल्टी में पढ़ाना स्टार्ट किया था। इन दिनों मैक्स वेबर के रहन-सहन के तरीके में बहुत एक बड़ा ड्रास्टिक चेंज आया था, एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया था। 1896 में मैक्स वेबर को हाइडेलबर्ग में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर के रूप में नियुक्त किया गया। यानी 1896 में वो हाइडेलबर्ग विश्वविद्यालय को उन्होंने अर्थशास्त्र के प्रोफेसर के रूप में जॉइन किया। धीरे-धीरे वो वहाँ पर
इंटेलेक्चुअल्स में, काफ़ी बड़े-बड़े इंटेलेक्चुअल्स में शामिल हो गए और उसमें एक अच्छा स्थान ग्रहण किया। इस दौरान ईसाई सामाजिक राजनीतिक केंद्रों में सक्रिय होकर मैक्स वेबर ने राजनीति में रुचि लेना शुरू कर दिया। थोड़ा-थोड़ा राजनीति की तरफ उनका अट्रैक्शन बढ़ने लगा। मैक्स वेबर ने उस समय जर्मनी को सामाजिक राजनीतिक परिस्थितियों पर अनेक लेख प्रकाशित किए थे। उस समय जर्मनी की परिस्थितियों को देखते हुए सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्रों में उन्होंने बहुत सारे लेख लिखे, आर्टिकल्स लिखे। 1898 में उनके जीवन में एक बुरा वक़्त आया, जिस समय उनके पिताजी की आकस्मिक मृत्यु हो गई और उस मृत्यु का कारण कहीं न कहीं मैक्स वेबर अपने आप को मानते थे, क्योंकि उनकी माँ और उनके पिताजी के संबंध अच्छे नहीं थे। थोड़ी-सी बहस हो गई और वो बहस इतनी बढ़ गई कि मैक्स वेबर ने शायद पिताजी को कुछ बोल दिया या कुछ उन्होंने ऐसा कुछ बोल दिया कि उसके बाद वो बीमार पड़े और उसके बाद उनके पिताजी का देहांत हो गया। इस घटना का उनके मनोमस्तिष्क पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। इसका मतलब उन्होंने अपने आप को गिल्टी समझा, अपने आप को अपराधी समझा और 1898 में उनके पिताजी की अस्पताल में मृत्यु हो गई। 1904 में उन्होंने सामाजिक आर्थिक मुद्दों पर समाज विज्ञान में, अब मैक्स वेबर पर उसका नेगेटिव इम्पैक्ट इतना रहा कि वो काफ़ी दिनों तक जो है हर काम से कट गए और एक मानसिक बीमारी से ग्रस्त हो गए, क्योंकि वो अपने आप को माफ़ नहीं कर पा रहे थे। कहीं न कहीं अपने उस पिताजी के मृत्यु के लिए खुद को ज़िम्मेदार ठहरा रहे थे। 1904 में उन्होंने सामाजिक एवं आर्थिक मुद्दों पर सामाजिक विज्ञानों में वस्तुपरकता, जिसको कहते हैं ऑब्जेक्टिविटी के प्रश्न पर प्रोटेस्टेंट एथिक्स और स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, जो एक उनकी बुक है, एक लेख भी है, उसके पहले भाग के रूप में एक महत्वपूर्ण आर्टिकल प्रकाशित किया। उसी वर्ष एक शैक्षिक निमंत्रण पर वह अमेरिका भी चले गए। वो अमेरिका गए, इसी टॉपिक पर बोलने के लिए वो अमेरिका गए। मैक्स वेबर अमेरिका के आर्थिक विकास तथा वहाँ की संस्कृति से प्रभावित हुए। अपने इस दौरे के दौरान उन्होंने पूंजीवादी विचारधारा के सभी पहलुओं को, समस्या, अप्रवासी तथा राजनीतिक प्रबंधन के अनेक प्रश्नों को समझने में, अनेक परिस्थितियों को समझने में अपनी गहरी रुचि दिखाई। कोलंबिया विश्वविद्यालय में उन्होंने प्रोटेस्टेंट विचारधारा में प्रयोग की जाने वाली अध्ययन सामग्री की खोज भी की। अमेरिका जब वो गए तो वहाँ पर प्रोटेस्टेंट की, चूँकि उनकी माँ फॉलोवर थी, वो भी मानने वाले थे, तो उसके बारे में जो सामग्री होती है उसके बारे में खोज भी उन्होंने कोलंबिया वहाँ पर विश्वविद्यालय में उन्होंने की। 1915 और 1920 के बीच राजनीतिक गतिविधियों के साथ-साथ मैक्स वेबर ने शैक्षिक क्षेत्र में भी बहुत अधिक योगदान किया। प्रथम महायुद्ध के दौरान उन्होंने धर्म के समाजशास्त्र पर अपना अध्ययन पूरा किया। द रिलीजन ऑफ चाइना, कन्फ्यूशियनिज्म, ताओइज्म 1915 में पहली बार प्रकाशित हुई। द रिलीजन ऑफ इंडिया, द सोशियोलॉजी ऑफ हिंदुइज्म, द बुद्धिज्म 1916-1917 में प्रकाशित हुई। एंशिएंट जुडाइज्म 1917 में प्रकाशित हुई। 1919 में मैक्स वेबर ने म्यूनिख विश्वविद्यालय में साइंस एज अ वोकेशन तथा पॉलिटिक्स एज अ वोकेशन नामक एक प्रसिद्ध भाषण दिया था। उनका बहुत फेमस भाषण हुआ था, उसको उन्होंने उस समय दिया था। इसके अलावा अगर देखा जाए तो मैक्स वेबर 1920 में जून के प्रारंभ में उनको तेज बुखार आया और शुरू में ये हुआ कि सही हो जाएँगे, उनका इलाज प्रारंभ हुआ, लेकिन उनको फ्लू ने घेर लिया। बाद में डॉक्टरों ने न्यूमोनिया बताया कि उनको न्यूमोनिया हो गया है और अंततः 14 जून 1920 को इस प्रसिद्ध समाजशास्त्री ने अपना दम तोड़ दिया, यानी उनका देहांत हो गया। तो इस तरह से अगर देखा जाए कि कुछ उनके पारिवारिक स्थितियाँ, उनके परिवार की चीज़ें, उनकी घटनाएँ क्या थीं, किस तरह से उनके साथ उनका जीवन आगे बढ़ा, उनका समाजीकरण हुआ। इसके बाद हम देखेंगे कि और कौन-सी ऐसी ऐतिहासिक सामाजिक पृष्ठभूमि थी, जिनका प्रभाव मैक्स वेबर के ऊपर और उनकी कृतियों, उनके सिद्धांतों, उनके कार्यों के ऊपर पड़ा है। एक राष्ट्रवादी के रूप में वे प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सैन्य सेवा हेतु स्वेच्छा से सेना में भर्ती हुए। बेशक वह उस समय 50 वर्ष के थे, तथापि जर्मन नेतृत्व एवं युद्ध नीतियों के गहन आलोचक थे और राजनीतिक व्यवस्था के कायापलट के पक्षधर थे, जिसने उन्हें शासन अवसर्जन के विरुद्ध बहुत अलोकप्रिय बना दिया था। वर्ष 1918 में प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की करारी हार, जैसा कि आप जानते हैं 1918 के प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी हार गया था रूस से उस समय। वेबर ने राजनीति में मिताचार की बात कही और एक नए संविधान का प्रारूप तैयार करने में जर्मन डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना करने में मदद की थी, जो लोकप्रिय अथवा मुख्य धारा में नहीं थे।
उन्हें तात्कालिक राजनीतिक अभिजात वर्ग द्वारा शंका के दृष्टि से देखा जाने लगा। जब उन्होंने उन प्रथम विश्व युद्ध के दौरान वहाँ के राजनीतिक कायापलट के लिए नए संविधान के निर्माण के लिए जब कोशिश करना शुरू किया, तो जो मुख्य धारा के अभिजात वर्ग थे, एलीट क्लास के लोग थे राजनीतिक खास करके, वो उनको शंका के दृष्टि से देखने लगे, उनसे विरोध में आ गए। अब यहाँ पर महत्वपूर्ण ये है कि उनके जीवन परिचय, उनके ऐतिहासिक बैकग्राउंड को समझने के बाद में ये जानना आवश्यक है कि उनकी प्रमुख रचनाएँ क्या थी? उनके एकेडमिक राइटिंग्स क्या-क्या थी, उसको जानना बहुत आवश्यक है। तो उन्होंने द सोशल कॉजेज़ ऑफ डिके ऑफ एंशिएंट सिविलाइजेशन ऑफ जनरल एजुकेशन, उन्होंने पहले एक बुक लिखी थी। द प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म उन्होंने लिखी थी। द रिलीजन ऑफ चाइना, जैसा कि पहले हम लोग इसके बारे में बात कर चुके थे, उन्होंने कई धर्मों की स्टडी की थी। मैक्स वेबर ऑन द मेथोडोलॉजी ऑफ सोशल साइंसेज, उनका मेथोडोलॉजी पर उनका गहरा काम है, जिसको आगे हम लोग चर्चा करेंगे कि सामाजिक अनुसंधान की विधि क्या होनी चाहिए और उसका प्राकृतिक विज्ञानों के साथ उसका क्या तारतम्य है, उसका क्या कंट्राडिक्शन है, क्या विरोध है, ये इसके बारे में उन्होंने, तो मैक्स वेबर ने द मेथोडोलॉजी ऑफ सोशल साइंस नामक बुक भी लिखी थी। द रिलीजन ऑफ इंडिया, एंशिएंट जुडाइज्म, जनरल इकोनॉमिक हिस्ट्री, द सिटी, द थियरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशंस, मैक्स वेबर, एसेज इन सोशियोलॉजी, बहुत सारी इस तरह की पुस्तकें उन्होंने लिखी थी। इसके पश्चात हमको ये समझना ज़रूरी है कि मैक्स वेबर का जो शुरुआती कार्य था, जो प्रारंभिक काम था, वो सबसे पहला काम ये था कि उन्होंने प्राकृतिक विज्ञान और सामाजिक विज्ञान, क्योंकि सामाजिक विज्ञान का जन्म वहीं उसी समय उसी दौरान हुआ था, और एक डिबेट स्टार्ट हुआ था सामाजिक विज्ञान में कि क्या सामाजिक विज्ञान प्राकृतिक विज्ञान की तरह एक विज्ञान माना जा सकता है या नहीं माना जा सकता है। इसी में उन्होंने अपने वक्तव्य को, अपने कार्यों को प्रारंभ किया, और उन्होंने कहा कि उनका मानना था कि जो सटीक भविष्यवाणियां करने वाले अभिलक्षित प्राकृतिक विज्ञान हैं, विज्ञान शास्त्र हैं, आनुभविक प्रेक्षणों पर आधारित सामान्यीकरण करने वाले तदन विज्ञान हैं, यथार्थ विज्ञान जिसको कहा जाता है, तो उनका मानना था कि ये प्रत्यक्षवादी विश्व दृष्टिकोण जो है, जो प्राकृतिक विज्ञानों की पद्धति पर और यथार्थ विज्ञान की पद्धति पर जोर देता है, चाहे वो इंग्लैंड में रहे हों, चाहे फ्रांस में रहे हों, उनका मानना था कि सामाजिक अथवा सांस्कृतिक, यानी प्राकृतिक विज्ञान के मानने वाले, उसके पक्षधर लोग ये मानते थे कि सामाजिक अथवा सांस्कृतिक परिघटनाओं के अध्ययन को प्राकृतिक विज्ञान शास्त्रों के सिद्धांत से ही मार्गदर्शन मिलना चाहिए। क्योंकि समाजशास्त्र अपने जन्म के शुरुआती दौर में था, तो समाजशास्त्र को भी अनुसंधान पद्धति की ज़रूरत थी। किन पद्धतियों से सामाजिक विषयों का अध्ययन किया जाए, समाज विज्ञान के विषय वस्तु का अध्ययन किया जाए, तो उस समय ये बात आई, और सामाजिक विज्ञान में ये बात आई कि प्राकृतिक विज्ञान की जो पद्धति है, अगर आप समाजशास्त्र के जो पितामह माने जाते हैं अगस्त कॉम्टे, उनकी बात मानेंगे तो उन्होंने भी इस बात पर जोर दिया था कि जो प्राकृतिक विज्ञान है, जो न्यूटोनियन फिजिक्स है, जो फिजिक्स है, उसकी पद्धति का इस्तेमाल ही समाज के अध्ययन में करना चाहिए। जैसा कि अभी मैक्स वेबर ने ये बात कही कि विज्ञान, जो प्राकृतिक विज्ञानी है, वो ये बात मानते हैं। जर्मनी में अनेक विद्वानों ने इस दृष्टिकोण को निरस्त किया। जर्मनी में बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कहते थे नहीं, ये बात सही नहीं है, और सामाजिक परिघटनाओं की प्रासंगिक एवं ऐतिहासिक रूप से विशिष्ट प्रकृति और उन तरीकों जिनसे वे काल, स्थान एवं ऐतिहासिक परिस्थितियों में भिन्नता दर्शाते हैं पर जोर दिया। यानी कि हर समय में काल, परिस्थिति और जो है स्थान का समाज में, सामाजिक परिघटनाओं में एक भूमिका होती है, और ऐतिहासिक परिस्थितियों को समझना, उसमें भिन्नता करना, ये ज़रूरी होता है सामाजिक वास्तविकता को समझने के लिए। अर्थशास्त्र की ऐतिहासिक विचार पद्धति के जर्मन विद्वानों ने, खास करके जो यूटोपियन थे जिनको कहा जाता है, जर्मन विद्वानों ने दूसरी ओर मानव व्यवहार को प्रभावित करने वाली विभिन्न सामाजिक, राजनीतिक व अन्य परिस्थितियों तथा किसी काल विशेष में, किसी स्थान विशेष पर अपने क्रियाकलापों को अभिकर्ताओं द्वारा दिए गए विभिन्न अर्थों का अध्ययन कर उपलब्ध आंकड़ों को एक साथ पिरोकर आर्थिक परिघटनाओं के विज्ञान आगमनात्मक रूप से तैयार करने का प्रयास किया था। इसके अलावा अगर आप देखेंगे, मैक्स वेबर ने इस प्रत्यक्षवादी अवधारणा को निरस्त किया था, जैसा मैंने आपको भी पहले बताया कि प्राकृतिक एवं सामाजिक विज्ञान शास्त्रों के संज्ञानात्मक उद्देश्य मूलतः एक ही हैं। मैक्स वेबर का मानना था ऐसा नहीं है कि प्राकृतिक विज्ञान का उद्देश्य और सामाजिक विज्ञान का उद्देश्य
अलग अलग है ना एक ही है उद्देश्य। उन्होंने उन जर्मन इतिहासवादी दृष्टिकोण को भी चुनौती दी जिसमें कहा गया था कि मानवीय क्रियाकलाप की प्रकृति की सही सही भविष्यवाणी कर पाना अथवा उसे सामान्यीकृत कर पाना असंभव होता है, क्योंकि मानव व्यवहार प्राकृतिक जगत के नियमों के समान ही किसी प्रकार के कानूनों से नियंत्रित नहीं होता है। इसको भी इस जो जर्मन विचार वाले थे उनके इसको भी इस दृष्टिकोण को इतिहासवादी दृष्टिकोण को भी उन्होंने निरस्त किया। उन्होंने कहा ऐसा नहीं है, हम भविष्यवाणी कर सकते हैं लेकिन हम नेचुरल साइंस की तरह तो नहीं, लेकिन भविष्यवाणी कर सकते हैं, वास्तविकता के काफ़ी नज़दीक आ सकते हैं। यहीं पर एक बात समझना आपको ज़रूरी है, मैक्स वेबर ने ये बात कही थी कि जो सामाजिक वास्तविकता है, उसका पूरी तरह से उसकी वास्तविकता को समझना आसान नहीं है, लेकिन समाज विज्ञान में हम उस सामाजिक वास्तविकता के काफ़ी नज़दीक पहुँच सकते हैं समझने के। इससे ये इनकार नहीं किया जाता है हम एकदम नहीं समझ सकते हैं, नहीं। हम उसकी वास्तविकता को, सामाजिक वास्तविकता को समझने के काफ़ी नज़दीक पहुँच सकते हैं, ऐसा मैक्स वेबर का मानना था और प्रत्यक्षवादी अवधारणा को निरस्त उन्होंने इसी आधार पर किया था। उनका कहना था कि वैज्ञानिक विधि सदैव अमूर्तीकरण एवं सामान्यीकरण का सहारा लेती है। साथ ही मानव शास्त्र एवं उसके क्रियाकलापों को समझने के लिए उनके कारणों को भी समझना आवश्यक होता है, जो कि बहिर्मुखी और या प्रकट व्यवहार की भांति अवलोकनीय नहीं होते हैं। यानी जो सामाजिक वास्तविकता होती है, वो प्राकृतिक विज्ञानों की तरह, प्राकृतिक विज्ञान की विषय वस्तु की तरह अवलोकनीय नहीं होती, ऑब्जर्वेबल नहीं होती, सामने दिखती नहीं है, लेकिन वो अमूर्त होती है, वो छुपी हुई होती है, उसको हम देख नहीं सकते हैं। तो इसका 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 नेचर ही अलग होता है। वेबर ने एक ऐसी क्रियाविधि प्रस्तुत करने में अहम भूमिका निभाई, खास करके अनुसंधान पद्धति के रूप में, जो सामाजिक वैज्ञानिकों को सामाजिक यथार्थ की कृत्रिम प्रकृति को सामाजिक अभिकर्ता अथवा समाज में रहने वाले व्यक्तियों के साथ-साथ सामाजिक स्तर पर बृहत्तर अथवा समष्टिक प्रक्रियाओं के परिप्रेक्ष्य में इन्हें समझने में भी सक्षम करती है। विशेष रूप से समाजशास्त्रीय शोध में मूल निर्णयों की भूमिका विषयक उनके विचार एक महत्वपूर्ण क्रमबद्ध एवं दार्शनिक योगदान के रूप में माने जाते हैं। यानी मूल निर्णयों यानी वैल्यू डिसीजन वैल्यू। अब यहाँ पर एक उनका एक कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है कि जो मूल्य में जैसे कहते हैं मूल्य तटस्थता और मूल्य उन्मुखता, दो तरह के टर्म यूज किए जाते हैं, दो तरह के कॉन्सेप्ट यूज किए जाते हैं। तो मैक्स वेबर ने मूल्य तटस्थता की बात कही और मूल्य उन्मुखता, मूल्य पर जोर दिया कि मूल्य होते हैं सामाजिक विज्ञान में, सामाजिक विषय में मूल्य होते हैं, मूल्य की प्रधानता होती है, लेकिन अगर मूल्यों का परिचय लिया जाए, उसको पहले से ज्ञात किया जाए, तो हम उसके बारे में तटस्थता बना सकते हैं और समाज वैज्ञानिकों को भी अपने अध्ययन के दौरान, समाज को समझने के दौरान मूल्य तटस्थता को बनाना चाहिए। इसके अलावा हम देखते हैं कि जो सबसे पहला प्रभाव पड़ा मैक्स वेबर के ऊपर उनके गुरु का या उनके अग्रजनों का, अग्रणी लोगों का, वो थे जर्मन समाजशास्त्री इमैनुअल कांट। उन्होंने क्या कहा, इमैनुअल कांट ने मानव अस्तित्व के जैविक अथवा भौतिक आयाम और आध्यात्मिक अथवा आदर्शवादी आयाम के बीच में स्पष्ट रूपरेखा वाला भेद दर्शाया। यानी उनका मानना था कि जो जैविक और भौतिक आयाम होते हैं, आध्यात्मिक और आदर्शवादी आयाम होते हैं, इनमें एक स्पष्ट भेद किया। वो चीज़ें अलग-अलग होती हैं, तो दोनों को एक दूसरे के साथ नहीं मिलाया जा सकता है। लेकिन इस बात से प्रेरणा लेते हुए मैक्स वेबर ने भी इस बात को समझा कि जो समाजशास्त्र का, समाज विज्ञान का जो विषय वस्तु है, वो थोड़ा अलग तरीके का है, मूल्य प्रधान होता है, क्रिया प्रधान होता है, इसलिए उसको समझने के लिए उसमें और जैविक और भौतिक विज्ञान में भेद करना ज़रूरी होता है। तो इनका प्रभाव उनकी कार्य प्रणाली एवं सामाजिक कार्रवाई के रूप में वेबर के दृष्टिकोण में आराम से देखा जा सकता है, अच्छी तरीके से देखा जा सकता है। इसके अलावा अनेक जर्मन दार्शनिकों, जिनमें विल्हम विंडीबाइंड, हेनरिच रिकर्ट एवं विल्हम डिल थे, ने वेबर को बेहद प्रभावित किया। विंडीबाइंड का मानना था कि प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक विज्ञान शास्त्रों के लक्ष्य एवं उद्देश्य भिन्न होते हैं। वो सीधा कहते थे कि दोनों प्राकृतिक विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के लक्ष्य भिन्न होते हैं। प्राकृतिक विज्ञान सर्व प्रयोजन नियम बनाने पर अभिलक्षित होते हैं, यथा अपने कार्य क्षेत्र में नियमान्वेषी नोमोथेटिक, इसको कहते हैं नोमोथेटिक होते हैं। यानी वो सर्व प्रयोजन नियम, सर्व सुलभ, सर्व एक यूनिवर्सल रूल्स, यूनिवर्सल थियरी के निर्माण की बात करते हैं। इसके अलावा जो बाद के सामाजिक विज्ञान है, वो अद्वितीय परिघटनाओं को कहीं-कहीं
अधिक विशेषतावादी समझ पर अभिलक्षित करते हैं, अर्थात वह भाव सूचक, इसको इडियोग्राफिक कहते हैं। यानी कि जो समाज विज्ञान के विषय वस्तु है, वो परिघटनाएं हैं, वो विशिष्टतावादी होती हैं, वो विशिष्ट होती हैं और वो विशिष्टता अभिलक्षित होती है, इसलिए उसको उन्होंने भाव सूचक, यानी उसमें इमोशंस की बात आती है, वैल्यूज की बात आती है, इसलिए उस विज्ञान को हम अलग अलग कर सकते हैं, उसको इडियोग्राफिक कहते हैं। डिल्थे का मानना था कि मानव समाज और संस्कृति का अध्ययन समुचित रूप से किए जाने के लिए उसका अध्ययन किसी भौतिक अथवा प्राकृतिक परिघटनाओं की भांति बाहर से ही कर लेना पर्याप्त नहीं होगा, जैसा कि प्राकृतिक विज्ञान में किया जाता है, बल्कि अनुभव एवं आत्मनिष्ठ बोध के माध्यम से भीतर से भी किया जाना चाहिए। यहाँ पर डिल थे कि इस बात से मैक्स वेबर प्रभावित हुए कि प्रकृति विज्ञान की तरह बाहरी रूप में उपस्थित होकर के परिघटनाओं को बाहर से ही समझने जरूरी नहीं है, बल्कि अंदर से उसको समझना, आत्मनिष्ठ बोध के माध्यम से समझना जरूरी है। वेबर की जो वस्टेहन की एक थियरी है, वस्टेहन की थियरी उन्होंने दी, जिसको हम आगे चलकर आप समझेंगे इसको। वस्टेहन को उन्होंने कहा था इंटरप्रेटिव अंडरस्टैंडिंग, व्याख्यात्मक बोध का सिद्धांत या संकल्पना। तो वस्टेहन अथवा सहानुभूतिपूर्ण समझ, जिसको हम एम्पैथी कहते हैं, एम्पैथी जो सहानुभूतिपूर्ण समझ है, डिल्थे के संरूपण से गहरे तरीके से प्रभावित थी। यानी कि जो एम्पैथी के सिद्धांत था या एम्पैथी का कॉन्सेप्ट था या वस्टेहन इंटरप्रेटिव अंडरस्टैंडिंग का कॉन्सेप्ट था, उसको वेबर ने जो है वो डिल्थे से लिया था। इसमें यहाँ पर ये चीज समझना जरूरी है। तथापि सहानुभूतिपूर्ण समझ को उन्होंने एक ऐसी परिघटना के समाजशास्त्रीय विश्लेषण में प्रथम चरण के रूप में ही देखा, जिसका अनुसरण एक ऐसी कारणात्मक व्याख्या द्वारा किया जाना था जो प्राकृतिक विज्ञानों की प्रत्यक्षवादी एवं अनुभवी परंपरा के नजदीक थी। यहाँ पर यह चीज दिखती है कि प्राकृतिक विज्ञानों को उन्होंने एकदम रिजेक्ट नहीं किया, लेकिन कहा प्राकृतिक विज्ञानों की तरह हम जो एम्पैथी और जो इंटरप्रेटिव अंडरस्टैंडिंग का कॉन्सेप्ट है, उसको अगर लाते हैं तो उसके काफी नजदीक हम पहुंच पाते हैं। दूसरी एक कॉन्सेप्ट उनका और आया जिस पर उन्होंने अपना विचार दिया है, जिसमें संभाव्यता और कारणता दो चीज आती है। संभाव्यता का अर्थ है कि किसी ज्ञात सामाजिक दशा में मनुष्य किसी ऐसी रीति विशेष में प्रत्युत्तर देने की संभावना रखता है, यानी मनुष्य व्यक्ति खुद भी किसी सामाजिक दशा में अपना योगदान भी या अपना प्रत्युत्तर भी देने की क्षमता रखता है, जिस पर समाज के मानदंडों का नियंत्रण हो। फिर भी सभी अभिकर्ताओं के लिए ऐसा पूर्ण सुनिश्चितता के साथ आवश्यक नहीं है कि वो कर पाए, क्योंकि कुछ ऐसी अद्वितीय परिस्थितियां भी हो सकती हैं जो उनके भिन्न रूप से व्यवहार करने अथवा कार्य करने में परिणत हो जाएं। वेबर ने ऐतिहासिक कारणता और समाजशास्त्रीय संभाव्यता के बीच भेद भी किया है। ऐतिहासिक कारणता का अर्थ होता है वह अद्वितीय कारण जो किसी घटना विशेष को जन्म देते हैं, जबकि समाजशास्त्रीय संभाव्यता का अर्थ होता है परिघटनाओं के बीच संबंध अथवा अंतः संबंध, यानी संभाव्यता। ये कोई जरूरी नहीं है एक ही कारण किसी परिघटना के लिए जिम्मेदार है, बल्कि अंतः संबंध, इंटर रिलेटेड फैक्टर्स भी हो सकते हैं, अंतः संबंध हो सकते हैं। समाजशास्त्रीय कारणात्मकता की दृष्टि से वेबर ने संभाव्यवादी प्राधार प्रयोग किए। उदाहरण के लिए पूंजीवाद के उद्गम विषयक अपने प्रसिद्ध शोध प्रबंध में वेबर ने यह मत प्रस्तुत किया कि एक निश्चित प्रकार के व्यक्तित्व की आवश्यकता थी जिसे प्रोटेस्टेंट शिक्षाओं द्वारा आधार प्रदान किया गया। यह प्रस्तावना तब सिद्ध होती है तब मानसिक प्रयोगों के माध्यम से अथवा विभिन्न संस्कृतियों में तुलनात्मक अध्ययन के द्वारा समाजशास्त्री जो वो सक्षम होता है इस बात को समझाने में या समझने में कि पूंजीवाद संभवतः ऐसे व्यक्तित्व के बिना विकसित ही नहीं हुआ होता, यानी वो व्यक्तित्व समझना जरूरी है। और खास करके उदाहरण के रूप में पूंजीवाद का जो उन्होंने अध्ययन किया था उनके विकास का, उसको समझना आसान नहीं था अगर इसका प्रयोग नहीं किया जाता। अब इसके अलावा बात आती है कि मैक्स वेबर की एक बहुत विशिष्ट और प्रसिद्ध उनका एक अध्ययन है जिसको प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म उन्होंने कहा। पूंजीवाद का अध्ययन उन्होंने पूंजीवाद के विकास के कारणों के अध्ययन के लिए उन्होंने प्रोटेस्टेंट एथिक्स नामक एक बुक लिखी, उसमें उन्होंने इसका सिद्धांत भी प्रस्तुत किया। वेबर के मतानुसार मानव समाजों की अवधारणाएं, मान्यताएं, मूल्य तथा विश्व के प्रति दृष्टिकोण ही उनके सदस्यों के कार्यकलापों और यहाँ तक कि उनके आर्थिक क्षेत्र के कार्यकलापों का दशा निर्देशन करते हैं। जैसा कि हमने पहले पढ़ा है, धर्म मनुष्य के आचार व्यवहार के लिए कुछ दिशा निर्देश निर्धारित करता है।
इन दिशा निर्देशों के अनुसार ही धर्मावलंबी अपने कार्यकलापों को निर्देशित या निरूपित करते हैं। ये दिशा निर्देश प्रत्येक धार्मिक पद्धति के धार्मिक नैतिक मूल्यों में समाहित होते हैं। यानी यहाँ पर उन्होंने उन मूल्यों की बात की, नैतिकता की बात की, जो प्रोटेस्टेंट एथिक्स में उन्होंने समझी थी। इसके अलावा प्रोटेस्टेंट नीति शास्त्र की जड़ में यह मान्यता है कि मानव जीवन का परम लक्ष्य मोक्ष है। अब ये समझना जरूरी है कि मैक्स वेबर ने प्रोटेस्टेंट धर्म के विकास के जो कारण बताए थे वो क्या-क्या थे। जब प्रोटेस्टेंट की मान्यताएं जो थी, जो नैतिकता थी, उसमें क्या-क्या मुख्य था कि प्रोटेस्टेंट मानव जीवन का परम लक्ष्य मोक्ष को प्राप्त करना है। मोक्ष प्राप्ति के लिए कठोर आत्म संयम का पालन आवश्यक है। एक मितव्ययी जीवन जीना भी जरूरी, यानी पैसे को बचाना, पैसे की सेविंग करना और अंतिम सुख की प्राप्ति करना, यानी मोक्ष की प्राप्ति करना। यूरोप में अनेक प्रोटेस्टेंट पंथों का उदय देखा गया इसकी वजह से। इनमें ही एक था कैल्विनिज्म। जॉन कैल्विन के उपदेश थे। खास करके जॉन कैल्विन के उपदेशों को आत्मसात करने के बाद जो बहुत सारे लोग इन विचारों को, प्रोटेस्टेंट के विचारों को उन्होंने एक्सेप्ट किया। इस पंथ ने इस बात पर जोर दिया कि लोगों को परिश्रम करना चाहिए और लाभ कमाना चाहिए। इसने बहरहाल उन्हें अपने अर्जित लाभ को सांसारिक सुखों और विलास वस्तुओं पर खर्च करने से मना किया। उनके समक्ष एकमात्र विकल्प था अर्जित धन का पुनर्निवेश करें और अधिक धन कमाएं। इस प्रकार युक्त पूंजीवाद को प्रोत्साहन मिला। मैक्स वेबर ये कहते हैं कि मनी बिगट, उन्होंने कहा कि कैल्विनिज्म इस बात पर जोर देता था खूब मेहनत करिए, खूब परिश्रम करिए, पैसा कमाइए और उस पैसे का पुनर्निवेश करिए, यानी पैसे की सेविंग करिए और उसका पुनर्निवेश करिए। पैसा पैसे को बढ़ाता है, मनी बिगेट्स मनी का जो कॉन्सेप्ट है ये उन्होंने पाया। और इन्हीं कारणों की वजह से, इन्हीं नैतिकता की वजह से, इन्हीं सांस्कृतिक मूल्यों की वजह से पूंजीवाद का विकास हुआ। और उन्होंने बाद में ये भी कहा कि जिन जिन देशों में प्रोटेस्टेंट कैल्विनिज्म को मानने वाले लोग ज्यादा थे, उन वही देश आगे चल करके विकसित देश के रूप में और पूंजीवादी देश के रूप में उभरे हुए हैं आज के समय में भी, जिसको हम G7 कहते हैं। तो वो शायद उसमें मैक्सिमम वो देश हैं जो कैल्विनिज्म को मानने वाले हैं, जो प्रोटेस्टेंट को मानने वाले देश हैं। ज्यादातर आबादी उनको मानती है। इसके अलावा उनका एक प्रमुख सिद्धांत है सामाजिक क्रिया का सिद्धांत। सामाजिक क्रिया का सिद्धांत, मैक्स वेबर ने सामाजिक क्रिया के सिद्धांत का प्रतिपादन मैक्स वेबर ने अपनी महान कृति द थियरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन में किया था। मैक्स वेबर ने सामाजिक क्रिया की अवधारणा को अपने चिंतन का मूल आधार बनाया। मैक्स वेबर के अनुसार मनुष्य अपनी आवश्यकताओं के संदर्भ में निरंतर किसी न किसी प्रकार की क्रिया करता रहता है। मैक्स वेबर ने सामाजिक क्रिया के संपादन में कर्ता को महत्वपूर्ण इकाई माना है। कर्ता जब किसी भी प्रकार का कार्य करता है तो वह क्रिया है। इसके लिए आवश्यक है कि क्रिया करते समय उसमें कर्ता का वैयक्तिक हित निहित हो। सामाजिक क्रिया का तात्पर्य उस क्रिया से है जिसके द्वारा अन्य व्यक्ति प्रभावित होते हैं तथा उसका कुछ अर्थ निकलता हो। मैक्स वेबर के अनुसार किसी भी क्रिया को हम तभी सामाजिक क्रिया कहना चाहिए हमें जब वह क्रिया दूसरे सामाजिक प्राणियों के व्यवहार द्वारा प्रभावित हो या उसी के अनुसार गतिविधि निर्धारित करती हो। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि क्रियाएं तो सब होती हैं, लेकिन मैक्स वेबर का मानना है कि सामाजिक क्रिया वह क्रिया होती है केवल जिसमें जो व्यक्ति जो करता होता है वो क्रिया तब करता है जब या तो वो उसका ओरिएंटेशन कहीं होता है या वो किसी से प्रभावित होता है, पूर्व की घटना से प्रभावित होता है, किसी दूसरे व्यक्ति से प्रभावित होकर के या और उन्मुख होकर के वो क्रिया को संपादित करता है, तभी जाकर के वो सामाजिक क्रिया बनती है। सामाजिक क्रिया के उदाहरण के रूप में अगर माना जाए तो मैं एक सरल उदाहरण आपको देना चाहूंगा जिससे आपको समझ में आ जाएगा सामाजिक क्रिया किसको कहते हैं। सामाजिक क्रिया इस तरह से कहेंगे जैसे बारिश हो रही है, एक व्यक्ति जो है अपने हाथ में छाता को फोल्ड किए लिए जा रहा है, छाता को उसने खोला नहीं है और वो जा रहा है, मार्केट से जा रहा है और लोग उसको देख कर हंस रहे हैं कि देखिए कैसा व्यक्ति है जो बारिश भी हो रही है, भीग भी रहा है और छाता लिया है फिर भी नहीं खोल के जा रहा है। लोगों को हंसता देख करके वो व्यक्ति ये सोचता है ये लोग हमको मूर्ख समझ रहे हैं, तो ऐसा नहीं है, जबकि मैं भीग रहा हूँ, मैं बारिश को एंजॉय कर रहा हूँ, बारिश का एंजॉय कर रहा हूँ, तो वो छाता उसको खोल लेता है और जताने के लिए कि ये लोग हमको मूर्ख समझ रहे हैं, मैं मूर्ख नहीं हूँ, मैं छाता खोल लूंगा। तो उसकी ये क्रिया जो होती है छाता खोल करके फिर उसको आगे बढ़ने की जो क्रिया हुई उसको सामाजिक क्रिया कहेंगे। सामान्य एक बहुत सरल तरीके से एक उदाहरण के रूप में हम इसको समझ सकते हैं।
इसके अलावा वेबर के अनुसार हम उसी क्रिया को सामाजिक क्रिया कह सकते हैं जिसमें समाज के अन्य व्यक्तियों का हमारी क्रिया पर प्रभाव पड़ रहा हो। या प्रभाव निम्न 3 प्रकार का हो सकता है। किस तरह से हो सकता है? सामाजिक क्रिया भूतकाल की क्रिया से प्रभावित हो सकती है। दूसरे शब्दों में आज की घटित होने वाली क्रिया के बीज भूतकाल में छिपे हुए होते हैं। सामाजिक क्रिया वर्तमान के व्यवहारों का परिणाम भी हो सकती है। सामाजिक क्रिया के भविष्यवाणी भविष्यगामी परिणाम भी होते हैं, अर्थात व्यक्ति आज जो क्रिया करता है उसका प्रभाव भविष्य के जीवन में भी हो सकता है। इसके अलावा संक्षेप में सामाजिक क्रिया के लिए दूसरे व्यक्ति का होना अनिवार्य है। ऐसा नहीं है क्रिया एक व्यक्ति स्वयं अपने आप क्रिया नहीं कर सकता। जैसे कोई एक व्यक्ति अगर खड़े होकर के कहीं पर पूजा कर रहा है, तो अकेले अगर वो पूजा कर रहा है, लेकिन पूजा कर रहा है, मंत्र पढ़ रहा है, तो वो सामाजिक क्रिया नहीं हुई। लेकिन जब वह व्यक्ति एक ये सोच करके कि हमारा धार्मिक कार्य है, हमको रोज करना चाहिए, पिताजी भी करते हैं, हमारे घर वाले करते हैं, तब वो क्रिया जब करता है तो वो सामाजिक क्रिया मानी जाती है। इसके अलावा संक्षेप में सामाजिक क्रिया के लिए दूसरे व्यक्ति का होना अनिवार्य, जैसा कि हमने पहले बताया। सामाजिक क्रिया की तीसरी विशेषता यह है कि यह दूसरे व्यक्ति से प्रभावित होकर होती है। जब व्यक्ति दूसरे के व्यवहारों से प्रभावित होकर क्रिया करता है तो इससे आत्म अभिप्रायक हो जाता है। सामाजिक क्रियाएं अंतः संबंधित होती हैं। वेबर सिर्फ ऐसी क्रियाओं को सामाजिक क्रिया कहता है जिन क्रियाओं का प्रभाव दूसरे व्यक्ति पर पड़े। आधुनिक जटिल समाज में सामाजिक क्रिया को मुख्य आधार मानकर सामाजिक जीवन और घटनाओं को समझने का प्रयास किया जाता है। आधुनिक युग में इसलिए सामाजिक क्रिया को समाजशास्त्र के साथ जोड़कर इसे समझने का प्रयास किया जाता है। अब यहाँ पर समझना जरूरी है कि सामाजिक क्रिया के विभिन्न प्रकार क्या बताए हैं। मैक्स वेबर ने सामाजिक क्रिया के प्रमुख प्रकारों को 3 या 4 प्रकार में बांटा। सबसे पहला प्रकार उन्होंने बताया है जिसको कहते हैं लक्ष्योन्मुख सामाजिक क्रिया। लक्ष्य की तरफ उन्मुख जो सामाजिक क्रिया होती है उसको जर्मन टर्म में कहते हैं ज्वाइक रेशनल एक्शन, सोशल एक्शन। दूसरा उन्होंने कहा मूल्योन्मुख सामाजिक क्रिया। तीसरा उन्होंने कहा परंपरात्मक सामाजिक क्रिया। और चौथा उन्होंने कहा भावात्मक प्रकार की सामाजिक क्रिया। अब बात आती है जो लक्ष्योन्मुख सामाजिक क्रिया, उसमें क्या होता है? इसमें लक्ष्य निर्धारित होते हैं। निर्धारित लक्ष्य को पूरा करने के लिए साधन भी उसी की मात्रा में साधन जुटाए जाते हैं। इसके उदाहरण के रूप में आप समझ सकते हैं कि अगर एक इंजीनियर एक पुल का निर्माण करता है तो उसको पता है कि हमको कितना मजबूत पुल बनाना है, ब्रिज का निर्माण करना है, उसके लिए क्या मटेरियल लगेगा, और जब वो उन मटेरियल को लगा करके पुल तैयार करता है और वो पुल बनने के बाद जब वो चल जाता है, यानी कि वो उस भार वहन को सह लेता है और लोग अपने उस पर से आवागमन करने लगते हैं, तब उस ऐसी क्रिया को लक्ष्योन्मुख सामाजिक क्रिया कहते हैं, जो एक रेशनल सोशल एक्शन कहते हैं। इसके अलावा दूसरी मूल्योन्मुख सामाजिक क्रिया होती है, वर्ड रेशनल जो कहते हैं, जिसमें ऐसी क्रिया जिसमें मूल्य प्रधानता होती है, यानी इसमें लक्ष्य को हासिल करने के लिए मूल्य यानी साधन का महत्व ज्यादा होता है, लक्ष्य उतना गौड़ हो जाता है। यानी लक्ष्य का महत्व उतना नहीं होता है, साधन का महत्व ज्यादा हो जाता है। यानी मूल्य, हम जैसे कभी ये बात कही जाती है कि अगर आपको भूख लगी है तो आप पेट भरना आपका लक्ष्य है, खाना खाना लक्ष्य है, लेकिन आप उसके लिए किसी दुकान में जाकर किसी घर में जाके खाना चोरी नहीं कर सकते हैं। यानी कि आप खाना खाएंगे, पेट भरेंगे, भूख लगी है तो उसको जो नियम है, जो कानून है या जो साधन है, उचित साधन का प्रयोग करके उस खाने को खाएंगे, या किसी से मांग के खाएंगे, इजाजत लेके खाएंगे, किसी के घर में रिक्वेस्ट करके खाएंगे, तो तब करेंगे। इसको कहा जाएगा मूल्योन्मुख, यानी मूल्य प्रधान। मूल्य, साधन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, साधन को सही होना जरूरी है, लक्ष्य गौड़ हो जाता है, सेकेंडरी होता है।
तीसरा उन्होंने कहा परंपरात्मक प्रकार सामाजिक क्रिया होती है। परंपरागत सामाजिक क्रिया खास करके परंपरागत समाजों में पाई जाती है, जिसमें औपचारिक कानूनों की कमी होती है, जिसमें नियम कानून का पालन जो आज के जिसको मॉडर्न लॉ कहते हैं, लीगल लॉ कहते हैं, उसकी कमी होती है, और एक पारंपरिक सत्ता के द्वारा पारंपरिक तरीके से क्रिया को संपादित किया जाता है। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे विवाह करना एक सामाजिक एक उत्तरदायित्व है, विवाह करना एक संस्कार है, लेकिन विवाह करना परंपरागत रूप से अनिवार्य है, ऐसा समझा जाता है अनौपचारिक रूप से। नियम कोई जरूरी नहीं है कि विवाह होना ही चाहिए, कोई विवाह नहीं करेगा तो वो इल्लीगल काम कर रहा है, बहुत सारे लोग नहीं करते हैं, तो हमारा कानून ये नहीं करते। यानी कि परंपरा में तो चीजें होती हैं, हमारी सदियों से चली आ रही परंपराओं के हिसाब से जो सामाजिक क्रिया की जाती है कि हमारे पिताजी ये करते थे तो हम भी ये करेंगे, हमारे यहाँ ये होता था तो हम भी ये करेंगे, ये परंपरात्मक सामाजिक क्रिया है। कोई जरूरी नहीं है, वो औपचारिक क्रिया नहीं होती है, वो अनौपचारिक क्रिया होती है, इसको हम सामाजिक क्रिया कहते हैं। इसके अलावा भावात्मक प्रकार आता है, अफेक्टिव टाइप ऑफ इमोशनल टाइप कहते हैं जिसको, यह सामाजिक क्रिया होती है। ऐसी सामाजिक क्रिया का संपादन खास करके भाव में आ जाने से होता है, यानी चाहे वो गुस्सा हो जाए, किसी के व्यवहार से कोई गुस्सा हो गया तो वो उसको किसी को थप्पड़ मार देना गुस्से में, किसी को गाली दे देना, किसी को से झगड़ा कर लेना, ये भावात्मक प्रकार की सामाजिक क्रिया होगी। किसी के इतना खुश होना कि उसके लिए जान निछावर करना, ये भावात्मक होगी। जो माँ अपने बेटे पर जान निछावर करती है या पिता अपने पुत्र के लिए सहर सब कुछ तैयार होता है करने के लिए, ये भावात्मक सामाजिक क्रिया होती है। चाहे किसी को विवाह संपन्न करना मन लगा करके, या किसी को गुस्से में किसी को डांटना, घर से भगा देना या थप्पड़ मारना, ये भावात्मक प्रकार की सामाजिक क्रिया के उदाहरण हो सकते हैं। इसके अलावा मैक्स वेबर ने एक आइडियल टाइप का सिद्धांत भी दिया। आइडियल टाइप जिसको आदर्श प्रारूप कहते हैं, ज्यादातर लोग आदर्श प्रारूप के रूप में इस्तेमाल करते हैं। अब ये आदर्श प्रारूप क्या है, इसको समझना जरूरी है। तो सबसे पहले आदर्श और प्रारूप को दो अलग अलग उसमें समझेंगे तो शायद आपको अच्छे से तरीके से समझ में आएगा। न्यू वेबस्टर डिक्शनरी के अनुसार आइडियल, जिसका हिंदी पर्याय आदर्श है, का अर्थ है अधिक से अधिक पूर्णता की स्थिति वाला मानक स्वरूप या धारण है, यानी दिया धारणा है, यानी अधिक से अधिक पूर्णता वाली स्थिति होनी चाहिए। इसकी चर्चा किसी मानसिक छवि या धारणा के रूप में होती है, एक मेंटल कंस्ट्रक्ट की तरह होती है, या एक धारणा परसेप्शन की तरह होती है, किसी भौतिक पदार्थ के रूप में नहीं। यानी किसी भौतिक वस्तु के रूप में तो नहीं होती है, लेकिन मानसिक सोच के रूप में, एक कॉन्सेप्ट, एक मेंटल परसेप्शन के रूप में होती है। टाइप, जिसका हिंदी पर्याय होता है प्रारूप, जैसा कि आप जानते हैं, उसका अर्थ होता है कोई प्रकार, कोई वर्ग या समूह अपनी खास विशेषता के कारण अन्य वर्गों से अलग रखा जा सके। यानी जो प्रारूप होता है, टाइप होता है, वो अपनी खास विशेषता की वजह से अलग तरीके में दिखता है, अलग तरीके में रखा जा सकता है। इस तरह आमतौर से आदर्श प्रारूप किन्हीं वस्तुओं या व्यक्तियों के सामाजिक क्रिया अथवा आदर्श प्रारूप ऐसे प्रकार, वर्ग अथवा समूह को कहा जा सकता है जिसकी अपनी खास विशेषता अथवा लक्षण हो और विशेषता अपने वर्ग या समूह में सर्वोत्तम लगे। यानी उसको अपने विशेष वर्ग के रूप में सर्वोत्तम व्यवस्था के रूप में लगे तो उसको कहते हैं आदर्श प्रारूप। वेबर के आदर्श प्रारूप का इस्तेमाल एक विशिष्ट अर्थ में किया गया है। उनके अनुसार आदर्श प्रारूप एक मॉडल है, एक मॉडल की तरह है, दिमागी तौर पर बनाई गई ऐसी विधि है। इट्स नथिंग बट अ मेंटल कंस्ट्रक्ट, जैसा कि अभी पहले कहा गया। एक ऐसी विधि है जिसके आधार पर वास्तविक स्थिति अथवा घटना को परखा जा सकता है और उसका क्रमबद्ध तरीके से चित्रण किया जा सकता है। वेबर ने सामाजिक यथार्थ को समझने और परखने के लिए आदर्श प्रारूप को विचार पद्धति के साधन के रूप में प्रयुक्त किया। यानी इसको कई विद्वानों ने आदर्श प्रारूप का जो अनुवाद किया है उसको उन्होंने कहा है वैचारिक प्रारूप, यानी विचार का प्रारूप। विचार का एक मॉडल होता है, एक आइडियोलॉजिकल एक परसेप्शन होता है, एक मॉडल होता है। तो इस प्रकार से अब आदर्श प्रारूप की विशेषताएं क्या क्या होती हैं। आदर्श प्रारूप सामान्य अथवा औसत प्रारूप नहीं है, ये कुछ ऐसे विशिष्ट गुणों पर आधारित है जो आदर्श प्रारूप की अवधारणा विकसित करने के लिए अनिवार्य है। ये पूर्ण यथार्थ की प्रस्तुति नहीं है, ना ही ये सभी बातों की व्याख्या करते हैं। इसको हम कंप्लीट ट्रुथ या इसको कहते हैं पूर्ण सत्य के रूप में हम नहीं प्रस्तुत कर सकते। ये पूर्ण यथार्थ की आंशिक अवधारणा को ही व्यक्त करते हैं। मैक्स वेबर इस बात को खुले दिल से स्वीकार करते हैं कि जो आइडियल टाइप है वो पूर्ण सत्य को नहीं बताता है, ये पूर्ण यथार्थ नहीं होता है, ये उसका एक अंश, आंशिक अवधारणा हो सकती है।
आदर्श प्रारूप यथार्थ की किसी निश्चित अवधारणा की व्याख्या नहीं करते हैं। ये यथार्थ की कोई परिकल्पना भी नहीं प्रस्तुत करते हैं, लेकिन यथार्थ की व्याख्या और विवरण में सहायक होते हैं। यानी यथार्थ को समझने में, उसका इंटरप्रिटेशन करने में और उसका डिस्क्रिप्शन करने में वो सहायक होते हैं। आदर्श प्रारूपों का क्षेत्र और उपयोग वर्णनात्मक अवधारणाओं से भिन्न होते हैं। आदर्श प्रारूप इस दृष्टि से यह भी कहा जा सकता है कि आदर्श प्रारूप घटनाक्रम के कार्य कारण विश्लेषण से जुड़े हुए हैं, लेकिन यह पूर्ण निर्धारित व्याख्या के अर्थ में नहीं जुड़े हुए हैं। कार्य कारण संबंध तो की बात करते हैं, कार्य कारण संबंध का विश्लेषण किया जा सकता है, लेकिन यह पूर्ण रूप से उसकी व्याख्या करने में सक्षम नहीं है। सामान्य निष्कर्षों तक पहुंचने और तुलनात्मक विश्लेषण में भी यह सहायक है। आदर्श प्रारूप अनुभविक शोध के निर्देशन में भी सहायक है, इंपिरिकल स्टडी करने में भी यह सहायक है। यह एक ऐतिहासिक और सामाजिक यथार्थ के आंकड़ों को क्रमबद्ध करने में भी उपयोगी होता है। वेबर के द्वारा निर्धारित आदर्श प्रारूप कुछ थे, उनकी विशेषताएं क्या हैं उसको उसको 3 रूप में उन्होंने बताया था। पहले प्रकार के आदर्श प्रारूप का आधार ऐतिहासिक विशेषताओं में होता है, जैसे पश्चिमी नगर, प्रोटेस्टेंट नैतिकता आदि। यानी ये ऐतिहासिक विशेषताओं के आधार पर आदर्श प्रारूप इस तरह के होते हैं। जैसा कि उन्होंने प्रोटेस्टेंट एथिक्स की स्टडी की, पश्चिमी समाज की स्टडी की, वो ऐतिहासिक विशेषताओं वाला आदर्श प्रारूप होता है। ये आदर्श प्रारूप विशिष्ट ऐतिहासिक कालों और विशेष सांस्कृतिक क्षेत्रों में निर्दिष्ट होते हैं। दूसरी तरह के आदर्श प्रारूप जो समाज के बारे में अवधारणाएं होती हैं। सामाजिक यथार्थ के ये तत्व विभिन्न ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संदर्भों में पाए जाते हैं। अध्ययन करेंगे, चर्चा करेंगे। इनका एक सिद्धांत है नौकरशाही। सत्ता के प्रकार, शक्ति और सत्ता का भी सिद्धांत इन्होंने दिया था। आगे चल के इसकी चर्चा करेंगे विस्तृत रूप में। और अमूर्त तत्वों के प्रमुख उदाहरण है, यानी इस नौकरशाही, सत्ता के प्रकार, क्रिया के प्रकार, ये सब जो है वो ये दूसरे प्रकार के सामाजिक जो आदर्श प्रारूप है उनका उदाहरण है। तीसरे प्रकार के आदर्श प्रारूप व्यवहार विशेष की पुनर्रचना के से जुड़े हुए होते हैं। उदाहरण के लिए वेबर के अनुसार आर्थिक सिद्धांत की सभी मान्यताएं किसी विशेष परिस्थिति में लोगों के संभावित व्यवहार के आदर्श प्रारूपों की संरचनाएं ही हैं। जैसे कि जब लोग पूरी तरह से आर्थिक आधार पर व्यवहार करने लगे, जैसा कि उन्होंने अपने प्रोटेस्टेंट एथिक्स सिद्धांत में भी दिया कि उनका जो आचार विचार था, जो उनके मूल्य थे, जो उनके जो एथिक्स थी, वो उनका रिफ्लेक्शन उनके आर्थिक गतिविधियों पर पड़ता है, उनके आर्थिक गतिविधियों पर प्रभाव पड़ा। इसीलिए जो प्रोटेस्टेंट के मानने वाले देश थे वही आगे चल करके विकसित देश के रूप में और पूंजीपति देश के रूप में उभरे और बाहर निकल कर आए। इसके अलावा उनका एक प्रमुख सिद्धांत है शक्ति एवं सत्ता का सिद्धांत है। अब ये शक्ति एवं सत्ता का सिद्धांत उन्होंने किस आधार पर दिया? अगर आपने देखा होगा कि राजनीति में उनकी विशेष रुचि थी और राजनीति में उनके पिताजी का भी बैकग्राउंड था और ये भी खुद जर्मनी की राजनीति में सुधार लाना चाहते थे, वहाँ के संविधान में परिवर्तन लाना चाहते थे। जो उस समय प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो शासन सत्ता थी उसके खिलाफ, उसके कार्यों के खिलाफ वो असंतुष्ट भी थे। तो उनकी रुचि यहाँ दिखती है और उन्होंने आगे चल करके उस पर काम किया। शक्ति और सत्ता के बारे में उन्होंने एक सिद्धांत रखा, अपनी अवधारणा प्रस्तुत की। अब शक्ति को सबसे पहले समझना जरूरी है। शक्ति क्या होती है? सामान्य प्रयोग में शक्ति शब्द का अर्थ है ताकत अथवा नियंत्रण की क्षमता। समाजशास्त्रियों ने इसकी परिभाषा एक व्यक्ति अथवा समूह की अपनी इच्छा पूर्ण करने तथा अपने निर्णयों एवं विचारों को कार्यान्वित करने के सामर्थ्य के रूप में की है। इसमें दूसरों की इच्छा के विपरीत भी उन्हें प्रभावित करने अथवा उनके आचरण को नियंत्रित करने की क्षमता निहित होती है। इसको ऐसे समझ सकते हैं अन्य शब्दों में कि शक्ति वह है जिसमें व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की इच्छा न होने के बावजूद भी उसने अपने मन माफिक कार्य को संपादित करा सके। ठीक है ना? तो उसको हम शक्ति कहते हैं। मैक्स वेबर के अनुसार शक्ति सामाजिक संबंधों का एक पहलू है। इसका संबंध एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति के आचरण पर अपनी इच्छा थोपने की संभावना से है। शक्ति का अस्तित्व सामाजिक अंतरक्रियाओं में है और यह असमानता की स्थितियां पैदा करती है, क्योंकि जिसके हाथ में शक्ति है उसमें इसे दूसरे पर थोपने की प्रवृत्ति होती है। शक्ति का प्रभाव अलग अलग स्थिति में अलग अलग होता है। एक और यह प्रभाव शक्तिशाली व्यक्ति की क्षमता पर निर्भर करता है। वेबर की मान्यता है कि जीवन के सभी क्षेत्रों में शक्ति का प्रयोग संभव है। अब यह शक्ति अगर आप देखेंगे तो औपचारिक क्षेत्र में भी है, कानून प्रशासनिक क्षेत्र में भी है और अनौपचारिक क्षेत्र में है, परंपरागत सत्ता में भी है। परिवार में अगर हम देखते हैं तो हमारे जो बड़े होते हैं, हमारे पिताजी होते हैं, हमारे बुजुर्ग होते हैं, वो ज्यादा शक्तिशाली होते हैं। वो आदेश करते हैं और लोग उसका पालन करते हैं। ये
अनौपचारिक शक्ति की बात कर सकते हैं आप। उन, 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 उनके उनके और लोगों को लोग उनकी बात को पालन करते हैं, उनकी बात का उल्लंघन नहीं करते हैं। तो ये एक परंपरागत समाज में जो शक्ति पाई जाती है उसका एक उदाहरण उन्होंने दिया। इसके अलावा अगर आप देखें तो वेबर ने शक्ति के दो परस्पर विरोधी स्रोतों का उल्लेख किया है। वह शक्ति जो धन अर्थव्यवस्था के अंतर्गत औपचारिक मुक्त बाजार में पनपने वाले हितों के मेल से प्राप्त होती है। उदाहरण के लिए चीनी उत्पादकों का एक समूह अधिकाधिक लाभ प्राप्त करने के लिए अपने उत्पादन की सप्लाई को नियंत्रित करे, ठीक है ना। तो ये ऐसी शक्ति है, यानी विरोधी, परस्पर विरोधी स्रोत, दो तरह के स्रोत हो सकते हैं। इसके अलावा सत्ता की एक सीमित प्रणाली जो आदेश देने के अधिकार तथा उसके पालन के कर्तव्य का निर्धारण करती है। उदाहरण के लिए सेना में एक जवान अपने अधिकारी का आदेश मानने को बाध्य है। अधिकारी को आदेश देने की शक्ति सदैव सत्ता की सीमित प्रणाली से मिलती है, जैसा कि हमारे यहाँ भी आप इसको देख सकते हैं। अब बात आती है शक्ति और सत्ता में संबंध क्या है। सत्ता शक्ति में कब परिवर्तित होती है? तो शक्ति को, जैसे हमने आपसे कहा कि शक्ति किसी व्यक्ति की बिना उसकी इच्छा के बावजूद भी उससे अपने आदेश का पालन करवाना शक्ति है, ठीक है। लेकिन सत्ता क्या होती है? सत्ता के लिए जर्मन शब्द में वेबर ने एक शब्द प्रयुक्त किया है जिसको कहा गया हायरशाफ्ट। हायरशाफ्ट का अनुवाद कई रूपों में हुआ है। कुछ समाजशास्त्रियों ने अथॉरिटी कहा है, जबकि कुछ विद्वानों ने उसका अनुवाद प्रभुत्व एवं आदेश के रूप में किया है। अब यहाँ पर सत्ता को समझना जरूरी है कि शक्ति सत्ता में परिवर्तित हो जाती है जब शक्ति में समाज कल्याण की भावना निहित हो जाती है, जब शक्ति में सामाजिक उत्तरदायित्व आ जाता है, जब समाज की तरफ से उसको रिकॉग्निशन मिल जाता है, मान्यता मिलती है, तो वो शक्ति सत्ता में परिवर्तित हो जाती है। जैसे मैं एक एग्जांपल आपको देता हूं कि एक राजनेता जो विधायक या सांसद का चुनाव लड़ता है, वो सांसद बनने के पहले वो चुनाव लड़ता है, लेकिन शक्ति उसको कब मिलती है और सत्ता कब मिलती है? शक्ति मिलती है उसको जनता के द्वारा, उसमें विश्वास दिखाया जाता है, वोट दे करके, ज्यादा से ज्यादा वोट दे करके उसको जिताया जाता है, और उसके बाद में जब उसकी सरकार बनती है तो लीगल तरीके से वो सत्ता का भोग करता है, यानी सत्ता में आता है। अब सत्ता का, उस शक्ति का प्रयोग कहाँ करता है? वो सांसद या विधायक शक्ति का प्रयोग लोगों के कल्याण के लिए, समाज के विकास के लिए, अपने क्षेत्र के विकास के लिए करता है, और सामाजिक रूप से उसको मान्यता भी मिलती है, कानूनी रूप से, सामाजिक रूप से मान्यता भी मिलती है, तो वो सत्ता बन जाती है। सत्ता के मुख्य कुछ तत्व होते हैं या विशेषताएं भी होती हैं, उसको समझना भी जरूरी है। कोई शासक या स्वामी अथवा शासकों या स्वामियों का समूह होना जरूरी होता है सत्ता के लिए, जैसा कि हमने आपको अभी एग्जाम्पल दिया। कोई व्यक्ति समूह जिस पर शासन किया जाना हो वो भी होना जरूरी है। शासित लोगों के आचरण को प्रभावित करने की शासक की इच्छा जो आदेशों के माध्यम से व्यक्त होती हो, यानी शासित लोगों के आचरण को प्रभावित करे, यानी लोगों को अनुशासित करने के लिए जो उसकी इच्छा शक्ति होती है वो होना जरूरी होता है। शासित द्वारा प्रदर्शित आज्ञा पालन के रूप में शासकों के प्रभाव का प्रमाण इस बात का प्रत्यक्ष या परोक्ष प्रमाण है कि शासित लोगों ने यह तथ्य स्वीकार कर लिया है कि शासक के आदेशों का अवश्य पालन किया जाना है। तो ये कुछ विशेषताएं होती हैं सत्ता की। इसके अलावा सत्ता के विभिन्न प्रकार भी मैक्स वेबर ने बताए हैं। पहला प्रकार उन्होंने लीगल रैशनल अथॉरिटी बताया है, यानी सत्ता को वैधानिक सत्ता के रूप में उन्होंने बताया। अब ये वैधानिक सत्ता क्या होती है? राज्य द्वारा बनाए गए कानूनों के अनुसार कुछ पद ऐसे होते हैं जिनके साथ एक विशिष्ट प्रकार की सत्ता जुड़ी होती है, अतः जो भी व्यक्ति उस पद को धारण करता है वह उस पद से जुड़ी सत्ता का उपयोग करता है। जैसा मैंने अभी आपको बताया, सांसद, विधायक, मंत्री, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, उसकी इसी सत्ता को हम वैधानिक सत्ता कहते हैं। वेबर के अनुसार नौकरशाही व्यवस्था वैधानिक सत्ता का सबसे प्रमुख उदाहरण है। जैसे जिलाधीश को जिले का प्रमुख माना जाता है। यदि कोई व्यक्ति पद पर पदस्थ होता है तो वह उस पद से संबंधित समस्त शक्तियों व अधिकारों का प्रयोग करता है एवं उसके अधीनस्थ अधिकारियों एवं कर्मचारियों को उसके आदेशों का पालन अनिवार्यतः करना पड़ता है। इसके अलावा दूसरे प्रकार की जो सत्ता है वो परंपरागत सत्ता है। जैसा कि हमने अभी पहले चर्चा की, परंपरागत समाज में परंपरागत सत्ता पाई जाती है। परंपरागत परंपराओं पर आधारित होती है जो सत्ता होती है। वेबर के अनुसार परंपरावादी सत्ता का स्पष्टीकरण निम्न शब्दों में किया गया है। ऐसी सत्ता वैज्ञानिक आधार पर प्राप्त नहीं होती है या उन विश्वासों, आदर्शों, परंपराओं के मतानुसार प्राप्त होती है जो बहुत समय से समाज में चली आ रही है। समाज में प्रचलित परंपराओं के अनुसार प्राप्त होती है या
जो बहुत समय से समाज में निरंतर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चली आ रही। जैसे हमने अभी उदाहरण दिया आपको कि पिताजी का सम्मान होता है, पिताजी की बात को मानना चाहिए, ये हमारे परंपरा से चला है, हमारे संस्कारों में, हमारी संस्कृति का पार्ट है, ये परंपरागत सत्ता है। अगर आप अब तो खैर आधुनिक ज़माने में बच्चे की भी राय ली जाती है जिनकी शादी होनी होती है, लेकिन पहले के ज़माने में अभी भी गाँव में बहुत ज़्यादातर आप देखेंगे कि माँ-बाप बच्चे के हित के लिए अच्छे से अच्छा रिश्ता खुद ही देख करके खुद ही देखते हैं, खुद ही तय करते हैं, बच्चे का उसमें वो ज़्यादा नहीं लिया जाता है मत। लेकिन तो ये परंपरागत सत्ता का उदाहरण के रूप में उसको माना जा सकता है। समाज में प्रचलित परंपराओं पर आधारित सत्ता को वेबर ने परंपरागत सत्ता कहा है। इसके अलावा तीसरे प्रकार की जो सत्ता है वो करिश्मेटिक या करिश्माई या चमत्कारी सत्ता कही जाती है। इस प्रकार की सत्ता का आधार ना तो वैधानिक होता है और ना ही परंपरागत होता है। इस प्रकार की सत्ता का आधार होता है करिश्मा या चमत्कार। करिश्मा का अर्थ है सामान्य से भिन्न कुछ विशिष्ट अथवा असाधारण गुणों का होना। इन्हीं गुणों के कारण व्यक्ति कोई चमत्कार अथवा करिश्मा दिखाता है। जिस व्यक्ति में इस प्रकार के गुण होते हैं वह इस प्रकार की सत्ता का अधिकारी होता है। एक उदाहरण के रूप में आपको बताया जाए कि गांधी जी के बारे में, गांधी जी का व्यक्तित्व इतना करिश्माई था, इतना करिश्मेटिक था कि लोग उनके बारे में कहते थे, किसी ने लिखा है कि चल पड़े जिधर दो डगमग में चल पड़े कोटि पग उसी ओर, पड़ गई जिधर भी एक दृष्टि गड़ गए कोटि दृग उसी ओर। गांधी जी जिस तरफ चल पड़ते थे उनके पीछे हजारों लाखों लोग चलते थे कि गांधी जी सही रास्ते पर जा रहे हैं, क्योंकि वो करिश्मेटिक व्यक्ति थे, करिश्माई व्यक्ति थे, उनमें अगाध विश्वास था लोगों का। तो इस प्रकार से हम मान सकते हैं कि करिश्मेटिक जो सत्ता होती है उसमें इस तरह का, जो कहते थे असहयोग आंदोलन को शुरू करना है, भारत छोड़ो आंदोलन शुरू करना है, पूरा देश उसको स्वीकार करता था। असहयोग आंदोलन को 1920 में जब बंद करने की बात आई तो गांधी जी ने कहा नहीं, अब यहाँ पर हिंसा हो गई है, इस आंदोलन का अब चलना ठीक नहीं है। वो असहयोग आंदोलन बंद कर दिया गया, लोगों ने मान लिया। तो कहने का तात्पर्य चमत्कारिक सत्ता की बात की जाती है। मैक्स वेबर द्वारा प्रयुक्त किया गया करिश्मा शब्द किसी चमत्कारी शक्ति का प्रतीक है। यह चमत्कारी शक्ति व्यक्तियों के वास्तविक भी हो सकती है अथवा अनुमानित भी होती है। वेबर का चमत्कारिक शक्ति सत्ता से आशय व्यक्ति से ऊपर किसी शासन या सत्ता से है, जिनके समक्ष शासित वर्ग के लोग इस कारण झुक जाते हैं क्योंकि उनका उस शासन एवं सत्ता के प्रति विशेष व्यक्ति की चमत्कारी शक्ति में विश्वास होता है। चमत्कारिक सत्ताधारी शक्ति पीर, पैगंबर, धार्मिक नेता, अवतार, सैनिक, योद्धा भी होते हैं। जैसा कि हम जानते हैं बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े महापुरुष हुए हैं जो करिश्मेटिक थे, करिश्माई थे। इसके अलावा उनका एक अंतिम सिद्धांत है, या एक अंतिम सिद्धांत क्या, इस आपके अध्ययन का एक अंतिम भाग है नौकरशाही सिद्धांत। मैक्स वेबर ने अपनी पुस्तक इकोनॉमी एंड सोसाइटी में पार्लियामेंट एंड गवर्नमेंट इन द न्यूली ऑर्गेनाइज्ड जर्मनी में इस सिद्धांत का वर्णन किया है, नौकरशाही का, जिसको ब्यूरोक्रेसी कहते हैं। यद्यपि मैक्स वेबर ने इन पुस्तकों में कहीं भी प्रत्यक्ष रूप में नौकरशाही का अलग सिद्धांत प्रतिपादित नहीं किया है, नौकरशाही का सिद्धांत पुस्तकों में शक्ति प्रभुत्व सत्ता पर दिए गए विचारों में विद्यमान है। नौकरशाही को समझने के लिए आप इस तरह समझ सकते हैं कि नौकरशाही का सिद्धांत शक्ति और सत्ता के प्रयोग पर आधारित है और खास करके वैधानिक सत्ता पर, जिसको लीगल रैशनल अथॉरिटी का एक उदाहरण भी हमने आपको अभी बताया था। तो नौकरशाही उसी का है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद में जो समाज में खास करके यूरोप में जो ऑर्गेनाइजेशन, जो उद्योग धंधे बने, उसमें ब्यूरोक्रेसी या नौकरशाही या इसको फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, औपचारिक संस्थान, औपचारिक संगठन का निर्माण हुआ, उसके बारे में हम ब्यूरोक्रेसी कहते हैं। भारत में अगर बात की जाए तो भारत में पहले से ब्यूरोक्रेसी प्राचीन काल से थी। हमारे यहाँ अगर गुप्ता पीरियड में देखें, मौर्यन डायनेस्टी में देखें तो आप पाएंगे कि गिल्ड सिस्टम था हमारे यहाँ, और राजा के यहाँ वहाँ मंत्रालय होते थे, विभाग होते थे, उनको अलग अलग नामों से जाना जाता था, सबके विभाग अलग अलग, डिवीजन ऑफ लेबर होता था। लेकिन वर्तमान समय में, आधुनिक समय में अगर देखा जाए तो औद्योगिक क्रांति के बाद में औपचारिक संगठन का निर्माण हुआ और जिसको नौकरशाही आगे चल के कहा गया। भारत में नौकरशाही को लाने वाले अंग्रेज थे, जिन्होंने अपनी सत्ता को मजबूत करने के लिए भारतीयों पर उन्होंने ब्यूरोक्रेसी का इस्तेमाल किया और उसका प्रयोग किया कि ज़्यादा से ज़्यादा दिन तक भारतीयों पर हम शासन कर पाएँ। नौकरशाही को विधिक सत्ता पर आधारित करते हुए वेबर ने कहा, इस सत्ता में एक विधि संहिता का निर्माण, एक कानून होता है, एक औपचारिक नियम होता है, उसके आधार पर यह सत्ता काम करती है। नौकरशाही की विशेषताएं क्या होती है? इसमें जैसे मैंने कहा, एक श्रम विभाजन होता है, वैधानिक श्रम विभाजन होता है। जैसे ब्यूरोक्रेसी होती है, सुपर ऑर्डिनेट होते हैं, ऊपर का अधिकारी होता है, उसके बाद नीचे, फिर उसके नीचे, फिर उसके नीचे, आदेश ऊपर से आता है और नीचे से लोग उसको पालन करते हैं। तो एक श्रम विभाजन भी औपचारिक तरीके का पाया जाता है। इसके अलावा जो नौकरशाही में कार्य करना
वो पूर्व निर्धारित होता है, क्या किसको क्या कार्य करना है। अगर आप अध्यापक हैं तो आपको पता है आपको कौन-कौन सी क्लास लेनी है, कौन-सा यूनिट पढ़ाना है, किस सब्जेक्ट को पढ़ाना है, इसको कहते हैं पूर्व निर्धारित होना कार्य का। ब्यूरोक्रेसी में भी कार्य पूर्व निर्धारित होते हैं। इसमें कर्मचारियों का पद सोपान होता है, जैसे मैंने कहा कि ऊपर से फ्रॉम टॉप टू डाउन, जिसमें सबऑर्डिनेट, उसके बाद फिर अधिकारी, उसके बाद अधिकारी, उसके बाद अधिकारी। तो एक ब्यूरोक्रेसी में एक स्ट्रक्चर इस तरह का हम देख सकते हैं, इस स्तरीकरण सोपान पाया जाता है। इसके अलावा कुछ नियम कानून लिखे पढ़े होते हैं, उन्हीं के अनुसार एक अक्षरशः उसी तरह से ब्यूरोक्रेसी काम करती है अपने सत्ता का। अब कोई अगर प्रधानमंत्री है या मुख्यमंत्री है तो अपने सत्ता का दुरुपयोग नहीं कर सकता है। नियम जो है, जो कानून है, जो हमारा संविधान है, उसी के अनुसार वो अपनी सत्ता का पालन कर सकता है। अगर वो ऐसा नहीं करता तो हमारे संविधान में, हमारे देश में ऐसे विधान हैं जो उसको उससे रोकने का काम करते हैं, उसके खिलाफ भी कानून काम करता है। हमारे ही देश में ऐसा हुआ कि कई बार बहुत बड़े पद पर आसीन व्यक्ति, नेताओं की गिरफ्तारियां हुई, वो जेल गए हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी सत्ता का दुरुपयोग किया। तो यहाँ पर जो पद सोपान है वो हमको समझना ज़रूरी है। एक बात महत्वपूर्ण और है कि ब्यूरोक्रेसी में जो अधिकारी होते हैं, जो सत्ता पर लोग होते हैं, उनका जो चयन होता है वो भी औपचारिक तरीके से होता है, वो अनौपचारिक तरीके से नहीं होता है। जैसे आज के समय में अगर देखा जाए तो भारत में ब्यूरोक्रेसी में सबसे बड़ी जो बड़े आईएएस का जो यूपीएससी है, वो आईएएस बनाने का काम करती है। यूपीएससी आईएएस को बनाती है, यानी अधिकारियों की नियुक्ति करती है, उसका एग्जाम कराती है। तो बाकायदा आप देखेंगे कि पहले प्रिलिमिनरी एग्जाम होता है, मेंस होता है, फिर उसके बाद उसका इंटरव्यू होता है, फिर उसको अलग अलग कार्य में जैसी योग्यता है उसकी, वैसे उसको आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, आईआरटीएस उसको बनाया जाता है। तो ये क्या है, यानी एक व्यवस्था होती है औपचारिक, जिसमें उसका चयन किया जाता है, परीक्षा होती है और उसका इंटरव्यू होता है। तो ये एक नौकरशाही की एक अनिवार्य आवश्यकता भी है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे वेतन सोपान में भी उनका वेतन भी अलग-अलग तरीके का होता है। टॉप वाले को ज़्यादा मिलेगा, उसके कम वाले को स्केल, जिसको हम आप कह सकते हैं कि नौकरी में जो स्केल के कौन-सी स्केल पाते हैं पूछा जाता है। आपकी ये स्केल है, ये ग्रेड पे है, कौन-सी ग्रेड पे है, ये भी उसमें निर्धारित होता है। यानी आपके पद के अनुसार ही आपका वेतन निर्धारित होगा और आपका कार्य भी उसी के अंदर निर्धारित होगा। इसके अलावा अगर आप बात करें तो उदाहरण के रूप में देखा जाए तो चाहे हमारी एग्जीक्यूटिव है, हमारी सरकार है, हमारे यहाँ प्रशासनिक ओहदा है, जिले का प्रशासन है, हमारे राज्य का प्रशासन है, चाहे वो सेक्रेटरी हों, अधिकारी हों। जिले में देखा जाए तो डीएम, एडीएम, एसडीएम, तहसीलदार, उसके बाद बीडीओ, ब्लॉक, ये देखेंगे तो एक सोपान पाया जाता है और सबका अलग-अलग। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात यह है कि अधिकारी आदेश ऊपर से देता है, उसका अनुपालन लोग नीचे वाले अधिकारी उसका अनुपालन करते हैं। तो नौकरशाही में ये कुछ उसकी विशेषताएँ हैं, जैसा कि मैक्स वेबर ने बताने की कोशिश की। इसके अलावा नौकरशाही अनौपचारिक संबंधों की बजाय औपचारिक संबंधों पर आधारित होती है। इसमें निर्णय व्यक्तिगत पूर्वाग्रहों की बजाय औचित्य के आधार पर नियमों की परिधि में रहकर ही लिए जाते हैं। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि अगर कोई औपचारिक पद पर है, किसी नौकरशाही के किसी पद पर है, डीएम है, एसडीएम है, मुख्यमंत्री है, मंत्री है, तो वो बायस्ड नहीं हो सकता है, वो पूर्वाग्रह से ग्रसित नहीं हो सकता है, वो अपने भाई भतीजावाद नहीं कर सकता है, वो भ्रष्टाचार नहीं कर सकता है। उसके लिए उसकी एक परिधि है, उसी के अंतर्गत उसका कोड ऑफ कंडक्ट है, उसी के अंतर्गत उसको अपना कार्य संपादित करना है। लेकिन वो अलग बात है कि हर देश, हर समाज में इसका उल्लंघन होता रहा है। लेकिन जो विधिवत नौकरशाही या जो है ब्यूरोक्रेसी का जो सिस्टम है, वो नियम से चलता है, उसमें पूर्वाग्रह नहीं होता है, ना बायसनेस होती है। इसमें संगठन के निर्णयों एवं गतिविधियों का आधिकारिक रिकॉर्ड रखा जाता है। यानी जो निर्णय लिए जाएँगे, जो नोटिफ़िकेशन आएगा, जो कानून बनेगा, जो नोटिस आएगी, उसको नियमबद्ध तरीके से रिकॉर्ड रखा जाता है। कौन-सी फ़ाइल में कब आदेश हुआ है, कैसे हुआ है, उसको रखा जाता है। नया नियम बनाना है तो पुराने नियम को देखना है, उसके बाद उसको लगाना है। तो फाइलिंग प्रणाली इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसमें कार्य अनुशासन पर जोर दिया जाता है। इसके अलावा इसमें कर्मचारी तथा उसके कार्यालय में भेद किया जाता है। यानी एम्प्लॉयी और उसका जो ऑफ़िस होता है, यानी एम्प्लॉयी और ऑफिस में भेद किया जाता है। ऑफिस कई लोगों से मिलकर बना होता है और
एम्प्लॉई एक व्यक्ति होता है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि वेबर की नौकरशाही प्रशासन की एक ऐसी व्यवस्था है जो विशेषज्ञता, निष्पक्षता तथा अमानवीय अमानवीय संबंधों पर आधारित नहीं होती है। यानी वेबर के अनुसार नौकरशाही एक यंत्र के रूप में कार्य करती है। पश्चिमी औद्योगिक देशों की प्रशासनिक व्यवस्थाएं काफी हद तक नौकरशाही के इसी सिद्धांत पर आधारित रही हैं। वेबर नौकरशाही को ऐसे समाज का हिस्सा मानते हैं जो जटिल श्रम विभाजन, केंद्रित प्रशासन तथा मुद्रा अर्थव्यवस्था पर बना होता है। यदि बाकी सभी शर्तें समान रहें तो तकनीकी दृष्टि से नौकरशाही सदा ही विवेकशील प्रकार की होने के कारण जन समूह प्रशासन की आवश्यकताओं के दृष्टि से अनिवार्य होती है। इसके अलावा ऐसा नहीं है कि नौकरशाही की लोगों ने आलोचना नहीं की है, बहुत सारी आलोचनाएं की जाती है। नौकरशाही की एक आलोचना की जाती है कि केवल औपचारिक होता है, इसमें फाइलें ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती, लोगों का हित इंपॉर्टेंट नहीं होता है, लाल फीताशाही होती है। इस तरह से ये इसको इसकी औपचारिकता ही इसकी कमियां हो जाती हैं आगे चल करके, क्योंकि भूख है आज आपको और फाइल पास होने में जो टाइम लगता है उससे आप भूखे मर जाएंगे। तो फाइल अपने हिसाब से नियम से चलेगी, वो आपकी भूख नहीं देखती है। तो कुछ आलोचनाएं भी कुछ लोगों ने मैक्स वेबर की ब्यूरोक्रेसी की इसको की है। और इसके अलावा अन्य लोग हैं, उन्होंने कहा है कि ऐसा नहीं है कि हमेशा हर जगह पर ऑर्गेनाइजेशन में नौकरशाही होती है, कई जगह अनौपचारिक संबंध भी प्रभावी होते हैं। और अब नौकरशाही में भी अनौपचारिक संबंध ज़्यादा प्रभावी होते हैं, कई बार आपस के संबंध उसको व्यवस्थित करते हैं। तो इस तरह से संपूर्ण रूप से हमने मैक्स वेबर को समझा, उनकी बातों को समझा। आज के लिए इतना काफ़ी है। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।